चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर था आपका वो था फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो चैप्टर है आपका है, जैसे लिखा हुआ है लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस, तो इसके अंदर हमने क्या स्टडी करनी है, ये सारे कंटेंट्स हैं, इन सारे को सीखना है। ठीक है, कि पहले आप जैसे कि एक्सप्लेनेशन ऑफ परफेक्ट गैस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ड्स नंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और नेक्स्ट है इसकी इक्वेशंस को कैसे ड्राइव करना है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे इसको इंडिकेट करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डेरिवेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक हीट्स विद कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पे आपने ड्राइव करके दिखानी है कि आपने जब स्पेसिफिक हीट विद कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन होगी उसके हिसाब से इसको ड्राइव करना है, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। और उसी बिहाफ पे, इन सब के बिहाफ पे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस आएगा जो श्योर है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी 5 से 10 मार्क्स में आपके पास पूछा ही जाएगा। जैसे कि अब पैटर्न चेंज हुआ है तो क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन मार्क्स थोड़े ये हो सकते हैं कि डिडक्ट हो सकते हैं, थोड़ा कम हो सकते हैं, मार्क्स का लेवल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल वही रहेगा, सेम एज इट इज। तो ध्यान से यहाँ पे आप देखना, आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 1 बाय 1। अगर आप देखोगे तो पता चलेगा आपको। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पॉज तो नहीं की वीडियो पॉज तो नहीं की ना। देखो, लॉस ऑफ परफेक्ट गैसेस होती क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट गैसेस के जो नियम है वो होते क्या है। परफेक्ट गैसेस, आप किसको परफेक्ट गैस कहते हो? तो फर्स्ट वन हेडिंग डाल लीजिए, परफेक्ट गैस लो। ऐसे लो, ऐसे नियम जो सभी, ऐसी गैसेस जो सभी नियमों का पालन करे उसे कहते हैं परफेक्ट गैसेस। अ गैस which strictly obeys the law of gases, like that जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, ले गुसाक लॉ, अप टू सोन ETC। अगर ये कोई गैस इन नियमों का पालन करती है, इन लॉज का पालन करती है, तो वो परफेक्ट गैस है। जो परफेक्ट गैस होती है उसी को हम आइडियल गैस भी कहते हैं, उसी को आप आइडियल गैस भी कहते हो। ठीक है, परफेक्ट गैस में या आइडियल गैस में जो रिलेशन बनता है वो PV = MRT, मतलब इस नियम का ये पालन करेगी। वो कैसे, वो हम 1 बाय 1 सीखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास बॉयल्स लॉ। सबसे पहले क्या है, बॉयल्स लॉ। और हालांकि ऐसी कोई भी गैस नहीं है जो इन नियमों का पालन करे,
मतलब कोई भी गैस ऐसी गैस नहीं है जो परफेक्ट हो, नो वन गैस इज अ परफेक्ट। तो सबसे पहले है हमारे पास बॉयल्स लॉ। सबसे पहले क्या है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, according to statement of Boyle's, ये क्या कहते हैं कि जो वॉल्यूम होगा, कोई भी आपके पास गैस है तो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होगा। जो उसका वॉल्यूम होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए प्रेशर के। लेकिन कब होना चाहिए? कंडीशन है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो परफेक्ट गैसेस होती है वो हमेशा प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस is inversely proportional to the pressure. Volume of a perfect gas is inversely proportional to the pressure when temperature remains constant. Okay, it is given by Boyle's law के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इस नियम के अनुसार जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। स्टेटमेंट में यही कहा है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो स्टेटमेंट में भी कहा है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर वहां पर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है आपने। तो यहां पे जो वॉल्यूम होएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन कब रहेगा? व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब की बात है। तो इस रिलेशनशिप से क्या निकलता है कि जैसे आप प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी एक फैक्टर आता है, वो कांस्टेंट रहता है। वो कौन सा है? टी। टी इज अ कांस्टेंट हेयर, तो डिवाइड बाय दिस वन। देयरफॉर इट बिकम्स पीवी इज इक्वल टू टी। और ये टी यहां पे क्या है? सर ये कांस्टेंट है। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो पीवी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर जो कांस्टेंट रहेगा। इस बात को आप यहां पे समझने की कोशिश करो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से। ठीक है, यही परफेक्ट गैसेस के जो इक्वेशंस बनेंगे ना आगे जाके यही बनेगी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एमआरटी जो वहां पे लिखा हुआ है। तो इसको आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से समझने की कोशिश करो। यहां पे मैं बना देता हूं, ये आपका क्या है? एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ये आपका क्या है? प्रेशर और ये वॉल्यूम। ठीक है सर, यहां पे क्या है? टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट है। तो अगर कोई प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, मान लीजिए आपने ऐसे फॉलो किया, कोई आपके पास एक कंटेनर है
उसके अंदर क्या है, आपने कोई गैस इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है, गैस इंस्टॉल कर रखी है। मान लीजिए उसका जो प्रोसेस है बिफोर हीटिंग, तो उसका इनिशियल पोजीशन कुछ और होगी, आफ्टर हीटिंग उसकी पोजीशन कुछ और होगी, है ना। तो ये पहली स्टेट है, मान लीजिए ये दूसरी स्टेट है जो फाइनल है, ठीक है। ये जरूरी थोड़ी ऐसे होगी, ये ऐसे भी हो सकती है सर, पहली स्टेट ये, दूसरी ये, ठीक है। तो आप लोगों को रटना नहीं है, चीज को सीखना है, ऐसे भी हो सकती है। तो ना ये ऐसे हो सकती है, तो आपके पास तो जो पहली पोजीशन है ये देखिए, ये क्या है, प्रेशर P1 है, ये प्रेशर क्या है P1, यहां पे प्रेशर कितना है P2, क्योंकि ये स्टेट 2 के लिए है तो ये P2, ये यहां से आपके पास वॉल्यूम 1 लाइन है तो ये V1, ये वॉल्यूम V2। इज दैट क्लियर? अब जैसा इस स्टेटमेंट ने कहा है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर मैं इनिशियल पोजीशन पर, देखिए रिप्रेजेंट तो मैं कम ही करूंगा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर आपने ध्यान देना है। यहां पे जो स्टेट होगी, ये पहली जो स्टेट होगी, पहली जो पोजीशन होगी, यहां पे हम लिखते हैं ना, जैसे आप ऐसे लिखते हो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और यहां पे कोई पोजीशन है तो आपने इसकी पोजीशन बतानी है, तो कैसे लिखते हो x और y, तो ये क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना, तो आप वैल्यू लिखते हो। तो यहां पे भी इनकी पोजीशन बतानी है, तो यहां पे क्या है P1 और V1 है, फाइनल स्टेट सेकंड है। प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेके 2 तक प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रखा है, जो एक्सपेंशन केस है। तो P2 V2 है ना, तो इसकी स्टेट ये रहेगी, इसकी स्टेट ये रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अगर मैं इसको P V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो सिमिलरली P1 V1 भी तो कांस्टेंट होएगा, P2 V2 भी तो कांस्टेंट रहेगा, हाँ या ना, होगा या नहीं होएगा। किसी भी इंस्टेंट पोजीशन पे आप निकालना चाहो, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, तो ये A, ये B और ये C, तो यहां पे जो इसकी पोजीशन आएगी इस स्टेट पे एट पॉइंट A, तो यहां पे क्या आएगा PA BA, यहां पे क्या आएगा PB VB, यहां पे क्या आएगी इसकी पोजीशन PC VC, और ऑल आर कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट, ऑल आर कांस्टेंट, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो PA VA, PB VB, PC VC, ऑल आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो भी टर्म्स होएगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। सही में बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा सर वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे टेम्परेचर की वैल्यू मान लीजिए 273 है, तो ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो T है देखो लिखा हुआ है व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जो टेम्परेचर है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट जो T की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट C फॉर कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो जो ये आपका बेसिक आपका निकल के आया PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये किसी भी इंस्टेंट पोजीशन पे आप चेक कर लीजिए, यहां पे वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, यहां पे भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। तो इस कंक्लूजन से आपने क्या सीखा, आप इसको ऐसे कह सकते हो कि इनिशियल पोजीशन ऑफ डेड स्टेट इज इक्वल टू P1 V1 जो कि कांस्टेंट है, और फाइनल पोजीशन कितनी है P2 V2 वो भी कांस्टेंट है। देयरफॉर it is also represented in the form of this one P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to dash dash dash, यानी कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है, इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है, तो इसको यहां पे पुट कर सकते हो, या इस कांस्टेंट की वैल्यू ये है तो ये यहां पे पुट कर सकते हो, हाँ या ना। जो रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली दोनों का बराबर ही तो होगा, क्योंकि वैल्यू तो कांस्टेंट आनी ही आनी है। तो इस
C की वैल्यू, इस C की वैल्यू आप यहां पे प्लेस कर दो, तो प्लेस क्या करोगे, P1 P2 V2, तो P1 V1 लेफ्ट साइड, इस C की वैल्यू राइट साइड में यहां पे है, तो C की वैल्यू यहां पे P2 V2 पुट कर दोगे, तो ये आपके पास कंक्लूजन आएगा कि जो इनिशियल आपके पास स्टेट थी वही फाइनल स्टेट है, जो कि कांस्टेंट ही रहने वाली है, जो रिजल्ट देगी हमेशा कांस्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ कहते हैं। बॉयल्स लॉ सिर्फ इतनी सी बात सिखाते हैं कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बस इतनी सी बात सिखाता है आपको। क्लियर है? इस सारी जो हमने ये तामझाम किया ना, इसका सिर्फ कंक्लूजन ये है कि बॉयल्स लॉ आपको क्या सिखा रहा है, बॉयल्स लॉ ये सिखा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, ऑफ अ परफेक्ट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो यहां पे यही बात मैंने लिखी, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। चले आगे मूव करें। तो ये रहा आपका, ये तो वहीं से मिल जाएगा। नेक्स्ट था इसी में, यहां पे लिखा हुआ था सिलेबस में चार्ल्स लॉ। तो देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट, चार्ल्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इट स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो ये चार्ल्स है, साइंटिस्ट है, इसने नियम बना रखा है, अपना लॉ दिया है, तो वो लॉ उसने प्रूफ किया था कि भाई बॉयल्स लॉ ने कहा था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर हमारे पास प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली घटेगा। तो यहां मैंने दिखाया था आपको प्रेशर और वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ऐसे थी ना फिगर। और इसी फिगर को क्या कहते हैं, इसी फिगर को कहते हैं आइसोथर्मल कर्व। इसी फिगर को कहते हो आइसोथर्मल कर्व, या ये कहलाती है हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, और इसे कहते हो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कर्व। ठीक है, बॉयल्स लॉ में ये था 1 to 2। ठीक, मैं यहां पे क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, बॉयल्स लॉ ने कहा था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर व्हेन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यही बात कही थी, हाँ या ना, यही बात कही थी, हाँ या ना, ये बात कही थी ना। तो देखिए अगर आपके पास प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। अगर यहां पे प्रेशर बढ़ रहा है, ये प्रेशर, ये पोजीशन है प्रेशर की, तो वॉल्यूम देखिए यहां पे घट रहा है, इतना सा है, सिर्फ इतना छुटकू सा, और प्रेशर कितना है, इतना बड़कू सा, इतना बड़ा। ठीक है, तो यानी जो ये बात कह रहा है वो सही है, तो ये ग्राफ भी हमारा सही है। और इस ग्राफ से जो ये कर्व मिलती है, इस कर्व को आप क्या कहते हो, इस कर्व को कहते हैं हाइपरबोलिक या आइसोथर्मल कर्व। ओके, हम मूव कर रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ perfect gas, of a perfect gas is directly proportional to temperature when pressure remains constant।
when pressure remains constant, इतनी बात क्लियर है? हिंदी सिर्फ इतनी सी है, इट इज आल्सो गिवन एज, कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, ये आपके पास एक कोई सिलेंडर है, ये सिस्टम है इसका, इसके अंदर आपने गैस रखी है, कुछ भी है, ये आपके पास बाउंड्री, जो इसके अंदर वॉल्यूम है, जितना भी है इसके अंदर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, बस इतनी सी बात है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो, इतनी सी बात है। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कैसे? आप एक बीकर लो, आपने स्टोव के ऊपर रख दिया, चूल्हे के ऊपर जला दी, हीट अप कर दिया, हीट करोगे तो जो उसके अंदर जैसे क्वांटिटी है कोई, वो बॉईल करेगी ना, तो बॉईल करेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ये बात है। जैसे जैसे यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, हाँ या ना? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उस टाइम। तो ये जो चार्ल्स लॉ है ये कह रहा है आपको कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। तो जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो कांस्टेंट आता है P, यहां पे P कांस्टेंट है ना, तो ये कांस्टेंट आ गया P। अब कांस्टेंट वाले को तो यहीं पे रहने दो, V डिवाइड बाई T कर दो, ये होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट वाले को यहीं रहने दो, दैट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ ने ये कहा कि V डिवाइड बाई T का जो रेशियो आएगी, जो फैक्टर आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे, चाहे इनिशियल पोजीशन पे हो, इंटरमीडिएट पोजीशन पे या फाइनल पोजीशन पे हो, जो उनका फैक्टर आएगा V बाई T की जो रेशियो आएगी, वो इनिशियल पोजीशन पे भी, फाइनल पोजीशन पे भी, या कोई सेंटर की कोई भी आपने सडनली कोई सी भी पोजीशन ले ली, वहां पे भी जो उनका फैक्टर आएगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा, वो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है सर, कैसे? आप इस बात को ऐसे समझना, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर अगर इनिशियल स्टेट ये है तो फाइनल स्टेट ये होगी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पे क्या है? प्रेशर, यानी जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, P1 भी यही है और P2 भी यही है। इसका मतलब है P1 और P2 में कोई भी चेंज नहीं आया, P1 भी वही है, P2 भी वही हो, और इंटरमीडिएट कोई आप सिलेक्ट करते तो मान लीजिए यहाँ पे C कर रहे हो तो PC भी वही होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू ना घट रही है ना बढ़ रही है। जब स्टेट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे चली गई, जब स्टेट चेंज होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के पर, लेकिन उस टाइम प्रेशर कांस्टेंट ही है, तो ये चीज है आपका ये। ठीक है, तो ये कहता है चार्ल्स लॉ। यानी चार्ल्स लॉ में क्या आपने कंक्लूजन निकाला है? चार्ल्स लॉ में आपके पास एक और अनदर डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो कि चार्ल्स लॉ जो होता है, चार्ल्स लॉ रेशो देता है, रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस एंड इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, व्हेन
प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो ये किसी भी पॉइंट पे होगी ना, चाहे वो V1 T1 पे हो, मतलब इनिशियल स्टेट पे हो, तब भी ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। चाहे यही वैल्यू फाइनल स्टेट पे हो, यानी V2 T2, तब भी ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। यानी दोनों इनिशियल एंड फाइनल जो रिजल्ट दे रही है वे कांस्टेंट ही दे रही है। V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट और V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। है तो कांस्टेंट ही ना, हाँ है ना, है तो कांस्टेंट ही। तो चार्ल्स लॉ क्या कहते हैं कि जो इसकी रेशियो आएगी, जो इसकी रेशियो आएगी वही रेशियो इसकी होगी, ठीक है, दोनों आपस में बराबर होंगी। इज दैट क्लियर? आगे मूव करें। तो ये रहा था आपका चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट था आपका आपका इसी में एवोगैड्रोस लॉ। चार्ल्स लॉ के बाद क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रोस लॉ, पहले इसकी बात को समझियो। एवोगैड्रो नंबर आपने सुना होगा जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर समथिंग, ऐसे कुछ होती थी जब हम 10th में पढ़ रहे होते थे। तो ये एवोगैड्रोस नंबर की कुछ वैल्यू होती थी ऐसे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान से समझियो। मैं यहां पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एवोगैड्रो ने ये प्रूफ किया था कि आपके पास डिफरेंट टाइप के अगर गैसेस है, लेकिन जो वो गैस है सिलेंडर्स में फिल की है, और उन सिलेंडर्स में जो डिफरेंट टाइप की गैसेस के सिलेंडर हैं उनका वॉल्यूम सेम है। अगर इस कंडीशन में उनका वॉल्यूम सेम है, तो जो वो वॉल्यूम सेम है ना, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स जो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी वॉल्यूम के बराबर ही रहेंगे। ये बात उसने कही थी। सिंपल सी बात ऐसे है, आप बात को समझने की कोशिश करो कि मान लीजिए एक कंटेनर ये है आपके पास, एक कंटेनर ये रहा, ठीक है, और इनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। ये भी V1 है, ये भी V है, ठीक है, वॉल्यूम सेम है। ये मान लीजिए 1 है और ये 2 है। इसके अंदर मास कोई फिल कर रखी हुई है M1, कोई ये M2। मान लीजिए इसके अंदर जो गैस फिल की है वो नाइट्रोजन की फिल कर रखी है, इसके अंदर जो गैस फिल कर रखी है वो हाइड्रोजन की फिल कर रखी है। तो एवोगैड्रोस कहता क्या है? अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure contain equal number of moles, contain equal number of moles, ये बात कहते हैं। और ये बात आपने एज इट इज ही याद रखनी है। डिफरेंट गैस हो सकती है, लेकिन जो गैस किसी सिलेंडर में, किसी वेसल में आपने फिल की है, उनका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। ओके, जब उनका वॉल्यूम सेम है तो जो वो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? वो उसमें जो प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स है वो वॉल्यूम उनके बराबर होगा। इज दैट क्लियर? हाँ है ना?
यानी जो ये वॉल्यूम है ये किसके बराबर होगा, ये जो वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, जो ये वॉल्यूम है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। इतनी सी बात है, क्लियर है। चलो सीखते हैं फिर। मुझे पता है, वी नो डेट नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास इनटू मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, इसके बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मास इनटू मोलिकुलर वेट के। अब जो पहला कंटेनर था, जो पहला कंटेनर था आपके पास, ये कंटेनर, इसके अंदर जो मास था वो किसके बराबर होएगा, अगर मैं यहां से, ये क्या है n, यहां लिख देता हूं n इज इक्वल टू m इंटू दिस वन, इसके बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो दोनों के गुणनफल के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड मोलिकुलर वेट, ठीक है, उनके गुणनफल के, उनके प्रोडक्ट के बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं यहां से m की वैल्यू निकाल लूं तो m की वैल्यू किसके बराबर होगी, इनकी रेशियो के बराबर, हाँ या ना। अगर मैं m1 निकाल रहा हूं तो m1 को मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि जो m1 है वो किसके बराबर होगा, n डिवाइड बाई m के, हाँ या ना। होगा या नहीं होगा, होगा, बात समझ आ रही है, होगा। यानी जो m का मान होगा वो n डिवाइड बाई m के बराबर होगा। तो यानी मेरे पास क्या रिजल्ट आया, मेरे पास रिजल्ट आया कि जो उसके अंदर मास है, कंटेनर के अंदर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा मास n इंटू एम। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये मास होता है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो बराबर होते हैं मास, मास पर यूनिट मोलिकुलर, मोलिकुलर वेट के, वो गलती से गलत लिखा गया, मोलिकुलर वेट के। तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, बेटा ये लिखना था, ठीक है। तो ये होंगे इसके बराबर। देयरफॉर अगर मैं यहां से मास निकालता हूं तो वो किसके बराबर होंगे, n इंटू दिस वन, ठीक है। अब यहां जो कंटेनर फर्स्ट था, कंटेनर फर्स्ट और कंटेनर सेकंड, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये नाइट्रोजन का कंटेनर है, ये हाइड्रोजन का कंटेनर है, किसी का भी हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं इनके अंदर, लेकिन वॉल्यूम सेम है, ठीक है। यहां पे मास 1 के लिए है तो ये मास 1, ये मास सेकंड, ठीक है। तो इस कंटेनर के अंदर जो मास 1 है वो किसके बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिकुलर वेट, एंड मोलिकुलर वेट के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एंड मोलिकुलर वेट, तो ये 1 लगाया है, यहां पे 1 लगा दीजिए और यहां पे भी 1। जैसे ही आपने
प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो यहां पे k आ गया, जो क्या है, ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है। ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर है। प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर, दैट इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर। k इंटू दिस वन, n1 m1। सिमिलरली इन कंटेनर सेकेंड, तो जो इसमें मास होगा वो भी सेम होएगा, n2 m2। m2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो वहां पे भी एक कांस्टेंट आएगा कि वो भी प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर होएगा, इंटू n2 m2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को आपस में डिवाइड कर लीजिए। पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड करने पर तो आपके पास क्या रहा है, m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू k n1 m1 डिवाइड बाय k n2 m2। बट अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस नंबर, वो क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम होगा उसके अंदर वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। यानी नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें भी जितने होंगे n है, तो यहां पे भी तो n ही होंगे। नंबर ऑफ मोल्स तो बराबर होंगे दोनों कंटेनर में, हालांकि उसके अंदर डिफरेंट गैसेस है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे। यानी n1 इज इक्वल टू n2 और n के ही बराबर होंगे, वे सेम रहेंगे, बोथ आर सेम। देयरफॉर यहां से n1 n2 के बराबर है तो n2 को n1 के इक्विवेलेंट रख सकते हो या n1 को n2 के, यानी n1 की जगह n2 भी लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, कैसे के कट जाएगा। देयरफॉर m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। यहां से आप क्या कह सकते हो, और करके ये कह सकते हो कि सर जो मास है गैस का, जो मास है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो किसके पर डिपेंड कर रहा है, मोलिकुलर वेट के। जो मास है इस कंटेनर का, जो मास होगा, इसमें जो गैस है इंसर्ट किया, अपने फ्लूइड इंसर्ट किया हुआ है, जो उसका मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलिकुलर वेट के। ठीक है, यहां पे भी ऐसी, यहां पे भी ऐसी। अब इसको मैं और भी आगे एक्सपेंड कर सकता हूं, वो कैसे, मैं इस चीज को उठा के यहां लिख लेता हूं, इसको साफ कर लेता हूं सारे को। और ये लिख लेता हूं यहां पे m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M1 और M2, ये लिख सकते हैं। वो आल्सो वेरी वेल, जो मास है किसी पे परफेक्ट गैसेस का, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, मास किसके इक्विवेलेंट होता है, डेंसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्विवेलेंट होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ अ परफेक्ट गैस, है ना। कैसे, वो ऐसे सीखिए पहले आप। वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देयरफॉर मास किसके होगा, ये डिवाइड है जाके मल्टीप्लाई, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। हाँ जी, तो अगर मास इसके प्रोडक्ट के बराबर है तो सिमिलरली मैं m1 को भी ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी 1 v1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। इसके हिसाब से अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं तो m2 को भी ऐसे लिख सकता हूं, डेंसिटी 2 और v2 लिख सकता हूं ना। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो, देयरफॉर it becomes rho 1 v1 डिवाइड बाय rho 2
V2 इज इक्वल टू M1 M2, है ना। अब उसने कहा था कि वॉल्यूम सेम रहेगा, बेशक गैस डिफरेंट है, लेकिन कंटेनर में जो 5 लीटर का है तो 5 लीटर ही आएगी, 1000 वॉल्यूम का है तो 1000 वॉल्यूम आएगा, 10 किलो का तो 10 किलो, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। जब वॉल्यूम सेम है, क्योंकि वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम V2 इज अ सेम, जब सेम है तो V1 से V2 कट जाएगा, हाँ है ना, कट जाएगा ना। देयरफॉर डेंसिटी 1 डिवाइड बाय डेंसिटी 2 इज इक्वल टू M1 M2। मेरी बात को ध्यान से समझियो, ध्यान से सुनियो तो फायदा हो जाएगा। यानी इस रिजल्ट से हमें क्या पता चला कि किसी भी कंटेनर में जो परफेक्ट गैसेस आपने फिल की हुई है उसकी डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलिकुलर वेट के, मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोलिकुलर वेट के, है ना। अब वी आल्सो वेरी वेल आल्सो वी नो दैट स्पेसिफिक वॉल्यूम होता क्या है सर? स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। देयरफॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, देयरफॉर डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम, है ना। अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं तो इसी के बिहाफ पे मैं डेंसिटी 1 को भी तो ऐसे लिख सकता हूं, या हाँ है ना, ऐसे लिख सकता हूं। जब इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास डेंसिटी या डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसकी जगह क्या मैं ये वैल्यू नहीं लिख सकता? इसकी जगह क्या मैं ये वैल्यू नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो इसकी जगह ρ1 की जगह ये वैल्यू चिपका दो 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ρ2 की जगह 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर सेकेंड, ये लिख सकते हो। तो दिस इक्वेशन इज आल्सो बिकम्स इन अ न्यू फॉर्म। कौन सी वो न्यू फॉर्म आ रही है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 डिवाइड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2। अब ये इक्वेशन ऐसे बन गई। कहने का मतलब ये है इन सभी कंक्लूजन से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इन सभी कंक्लूजन से कहने का मतलब यह है कि M1 डिवाइड बाय M2 इज इक्वल टू ρ1 डिवाइड बाय ρ2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर सेकेंड, ये रेसिप्रोकल होता है, 1 इज इक्वल टू M1 डिवाइड बाय M2। तो हमारे पास एवोगाद्रो ने ये कहा था, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकलता है लास्ट में, क्यों? जब भाई ये इसके इक्वल है तो इसके इक्वल तो ये भी तो है, ये तो इसका मान ये पुट कर दो, अरे इसके इक्वल सर ये भी तो है, इसी के ये भी है, तो इसके इक्वल ये भी आ रहा, इसी के इक्वल ये भी आ रहा, इसी के इक्वल ये भी आ रहा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो हमने इसको पुट कर दिया। अब आपने एक बात और सीखनी है कि इस चीज को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, इस चीज को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर 2 इंटू मोलिकुलर वेट, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। यानी इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, हेंस
प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मोलिकुलर वेट इज कॉल्ड अ ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ मोलर वॉल्यूम. इसको मोलर वॉल्यूम भी कह सकता हूं. हैंस प्रोडक्ट ऑफ किसका? स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मोलिक्यूलर वेट का जो प्रोडक्ट होगा इज ऑलवेज कांस्टेंट at same temperature and pressure for perfect gases. क्लियर है सर? इसी चीज को हम कहते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड किलोग्राम मोलिक्यूलर वॉल्यूम. और इसी चीज को आप कहते हो और मोलर वॉल्यूम. इसी को आप मोलर वॉल्यूम भी कहते हो. ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करना. हाँ, टाइम क्या हुआ? तो ना जैसे हमने ये किया कि एवोगाड्रो ने क्या कहा कि m1 डिवाइड बाय m2 इज इक्वल टू, ये चीज हमने निकाल ली थी, ये चीज हमने यहां से निकाल ली. ये क्या था? ठीक है, तो ये सारे बेटे क्या है? कांस्टेंट ही रिजल्ट देंगे. यानी जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा, वही इसका रिजल्ट और वही इसका रिजल्ट. तो वो क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली कांस्टेंट रहेगा. Thus, we say that M1, M2 is equal to V2, V1. ये भी कांस्टेंट है. At same temperature and pressure. तो जो M1 स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू M2 V2, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं ना भाई. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, देन रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे. तो जो ये रिजल्ट आया ये भी बेटे कांस्टेंट ही होगा. देयरफॉर इस इक्वेशन को मैं एक बेसिक इक्वेशन मान के ऐसे लिख सकता हूं, एम वी इज इक्वल टू सी. ये कांस्टेंट ही रहेगा. हाँ है ना, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो इनिशियल स्टेट के लिए हो चाहे वो फाइनल स्टेट के लिए हो. तो किसी पे भी हो, चाहे वो ए पे हो, बी पे हो, सी पे, किसी भी स्टेट पे हो, वहां पे वैल्यू जो रहेगी एम और वी की वो हमेशा कांस्टेंट देगी. ठीक है, ओके. तो जो ये आपने यहां पे सीखा ये होता कहां है यूज? इस इक्वेशन में PV इज इक्वल टू एम आर टी. इस इक्वेशन में आप इसको यूज करते हो. अब ये क्या है? ये तो पता है प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है. ये क्या है? ये मोलिकुलर वेट. ये क्या है? ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट.
ये इसे कहते हैं स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कहो या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट कहो या सिंपल गैस कांस्टेंट कहो, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। अगर पर्टिकुलर एयर के लिए हम R की वैल्यू डिफाइन करते हैं तो वो 287 जूल पर किलोग्राम केल्विन कहलाती है। ठीक है, जो हमने फ्लूइड लिया है वो एयर के केस में। तो मुझे तो V की वैल्यू निकालनी है, तो V की वैल्यू क्या आएगी, mRT डिवाइड बाय P। यहां ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। और सर ये जो होता है ना, ये इसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये कहलाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर उसको आप रिप्रेजेंट करते हो R कैप, और उसकी वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट एंड स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट के। तो उसकी वैल्यू ये होती है। और जो एयर के केस में है, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 8314 जूल पर किलोग्राम मोल केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू निकल के आती है। ये सब मैं बातें आपको सिखाऊंगा, आपने घबराना नहीं, ये तो सिर्फ मैं यहां पे बता रहा हूं, अभी आगे जाके ये आएंगी। तो यहां से जो वैल्यू आएगी V की, तो V की वैल्यू क्या आएगी, इसको देयरफॉर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं RT डिवाइड बाय P। हाँ या ना, लिख सकता हूं। तो जो R की वैल्यू है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है 8314। ठीक है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है 273। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने बताया था केल्विन की वैल्यू कितनी होती है 287। फर्स्ट क्लास में बताया था जब टेम्परेचर की डिस्कस करे थे कि केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है 287, केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है 373, बताया तो था। तो T की वैल्यू कितनी होती है 273। ये कौन सा है, ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा है एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू होती है आपकी 1.031325 इंटू 10⁵ प्रेशर, ये आपकी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, और ये वैल्यू आप यहां पे पुट करोगे तो ये आएगी 273 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। तो ये वैल्यू यहां पे, तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आएगा वो 22.4 वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब। तो ये किस केस में है, ये एयर के केस में बात कर रहे हैं हम। ये सारी किसके केस में है, फॉर एयर, एयर के केस में बात हो रही है। जो आपके पास गैस है वो कौन सी गैस है, एक परफेक्ट गैस ली है एयर। ना आपने नाइट्रोजन, ना हाइड्रोजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना फलाना, ना डिम्का, सिर्फ और सिर्फ कंसीडर की है एयर। ठीक है, तो एयर के केस में है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 22.4 मीटर क्यूब। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे कौन सा है, आगे है आपका रेनॉल्ड्स लॉ। कौन सा है, रेनॉल्ड्स लॉ। बैठे रहो, फायदा होएगा। नेक्स्ट है रेनॉल्ड्स लॉ। रेनॉल्ड्स लॉ क्या कहता है, ये रहा आपका रेनॉल्ड्स लॉ। उसके बाद कौन सा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, फिर कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। तो यहां चिपका देते हैं हम फटाफट रेनॉल्ड्स लॉ, रेगनॉल्ड्स NAULTS, रेगनॉल्ड्स लॉ। ये लॉ क्या कहता है, अरे कुछ नहीं कहता। ये लोग दो स्टेटमेंट देते हैं, स्पेसिफिक हीट की दो स्टेटमेंट देता है। ये स्टेटमेंट देते हैं व्हेन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अनदर व्हेन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर।
तो ये दो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है, स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू देता है, लेकिन ये कभी भी चेंजेबल नहीं है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हो तो ये चेंज नहीं होंगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हाँ है ना। तो अकॉर्डिंग टू रेग्नोल्ड्स लॉ इट गिव्स द टू स्टेटमेंट, it gives the two specific heat constant, give two specific, इससे क्या हो गया, specific heats. First one is specific heat at pressure constant, when specific heat at constant volume, तो यहां पे ना कांस्टेंट पहले लिखो, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दो स्टेटमेंट देता है बेटे, ये दो स्पेसिफिक हीट की स्टेटमेंट देते हैं। पहली होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं Cp से, P फॉर प्रेशर, C फॉर कांस्टेंट, V फॉर वॉल्यूम, C फॉर कांस्टेंट, ठीक है। ये दो रिलेशनशिप देता है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है, डू नॉट चेंज व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आल्सो चेंज, ये कभी नहीं चेंज होती, ये कांस्टेंट की कांस्टेंट ही रहेंगी। तो इस ये जो है रेग्नोल्ड्स लॉ, इसने कहा दे डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ Cp एंड Cv remains constant, always constant, remains constant when temperature and pressure when temperature and pressure variable का मतलब है अगर चेंज हो रहा है, डू नॉट चेंज हो रहा है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज भी हो रहा है ना, तब भी ये टच से मस नहीं होती, ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। तो Cp की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1.0035 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, आई थिंक ये है। और Cv की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.7128 किलो जूल पर किलोग्राम पर मोल है शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। हाँ यही है, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ये कांस्टेंट रहेगी। ये कब कांस्टेंट रहेगी, जब हम परफेक्ट गैस एक एयर को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और बात यहां याद रख लियो कि सर रेशो ऑफ दिस वन Cp एंड Cv की जब रेशो लेंगे तो 1.0035 डिवाइड बाय 0.7128 इज बिकम्स द वैल्यू ऑफ 1.4 फॉर एयर के केस में जो इसकी वैल्यू आएगी Cp डिवाइड बाय Cv इज इक्वल टू 1.4, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा ये वैल्यू देगी। और इसको कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड आइडियाबैटिक इंडेक्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, लैम्डा से।
दस लैम्डा इज इक्वल टू Cp डिवाइड बाय Cv और उसकी वैल्यू होती है 1.4 फॉर एयर के केस में। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा। यहां पे तो मैंने चलो टॉपिक था तो साथ के साथ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, बता दिया आप लोगों को, है ना। आगे चलते हैं। तो रेग्नोल्ड नंबर्स यही बताता था। नेक्स्ट है आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या कहानी बताता है? अरे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपनी खुद की वैल्यू बताएगा बस, और कुछ भी नहीं बताता वो। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 287 क्या होती है? 287 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, बस ये वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, तो ये आपका क्या था? ये था आपका कौन सा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये यहां चिपका लेता हूं मैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अरे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो प्रोडक्ट बताता है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो प्रोडक्ट बताता है। किसका प्रोडक्ट बताता है? वो बताते हैं मोलिकुलर वेट एंड स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैंने अभी भी बताया था, आर यू या आर कैप। तो ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो उससे पहले ना कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट करो, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इसकी बारी आती है। इन्होंने आगे पीछे लिख दिए, इन्होंने यहां पे आगे पीछे लिख दिए। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट लिखो पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को आप कहते हो स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट भी। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट भी उसी में चल रही है क्या? ये उसी में चल रही है, चलने दे फिर, और क्या। स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट, और उसी को कहते हैं सिंपल गैस कांस्टेंट भी। किसी भी नाम से आ जाए, आपको घबराना नहीं है। घबराएगा आपसे क्वेश्चन, आपसे घबराएगा एग्जामिनर, आपका क्वेश्चन से घबराना चाहिए। आप लोग मत घबराना, घबराओगे तो क्या फायदा पढ़ाई का। तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होता है? आर होती है। और ये आता कहां से है? ये आता है जब आप इक्वेशंस को ड्राइव करते हो। तो इक्वेशंस को जब ड्राइव करते हैं, ड्राइव में करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ऐसे चिपका देता हूं। PV इज इक्वल टू MRT। PV इज इक्वल टू MRT। ध्यान रखना, मैं आपको ये सब बात सिखाऊंगा अभी जस्ट आफ्टर दिस। तो जहां पे ये आ रहा है, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। एक परफेक्ट गैस का जो नियम है वो इसको फॉलो करता है। PV इज इक्वल टू MRT, वहां पे चिपका रखा स्टार्टिंग में। और इसी R को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इन सबको आपको पता ही है। T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, M मास होता है गैस का, है उसका कुछ मास होगा, V फॉर वॉल्यूम होगा, उसका प्रेशर होगा। ठीक है, तो R आपको पता नहीं था, वो बता दिया, वो होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। नाउ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये है मेन, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी वैल्यू लिख लीजिए, मैं यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। और क्योंकि फ्लो में ना फिर भूल जाते हैं आर क्या होता है। अगर आर निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट निकालना है ना, आर निकालना है, तो PV ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, है ना। जब डिवाइड आ जाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की, वो 287 आएगी। कितनी आएगी? 287। लेकिन यहां क्या चिपकाऊं? तो यहां चिपकाने के लिए आपको राइट हैंड साइड सोल्व कर लीजिए। राइट हैंड साइड सोल्व कर लीजिए। तो प्रेशर को किस में मेजर करते हो? प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। वॉल्यूम को किस में मेजर करते हो? मीटर क्यूब में मेजर करते हो। मास को किस में? किलोग्राम में मेजर करते हो। टेम्परेचर को किस में? केल्विन में। अब ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितनी बचेगी? 1 बच जाएगी ऊपर, है ना। और नीचे क्या बचेगा? किलोग्राम केल्विन। तो न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल डिवाइड बाय किलोग्राम
केल्विन। तो इसकी जो यूनिट आएगी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू आती है इसकी। अभी जब आपके पास पीछे पेपर हुआ था तो पूछा हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, बी दे रखा था 287 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, सी दे रखा था बोथ, डी दे रखा था नन। तो जिस बच्चे को पता है वो तो आराम से कर देगा 1 सेकंड में। तो आंसर क्या होगा इसका? क्या आंसर आना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी, बी। दैट इज, आपने इसको ऐसे किया, एग्जामिनर ऐसे कर देगा, है ना? कुछ भी नहीं करेगा। अरे बेवकूफो, इसकी यूनिट तो चेक कर लो। इसकी यूनिट क्या है? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। जूल बटे केल्विन, किलोग्राम केल्विन। ये क्या है? किलो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अरे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बेवकूफ इंसान, 2.87 इंटू, अरे आप ऐसे समझो 287 है, इसको मैं अगर 1000 से मल्टीप्लाई करूं, 1000 से डिवाइड करूं, तो क्या इसके पर फर्क पड़ रहा? फर्क पड़ता है इसके पर? नहीं पड़ता। ये ले कट गया सर जी, फर्क पड़ा नहीं ना? तो नहीं पड़ता। अब पढ़ा देते हैं इसका फर्क। इसका क्या है? 287, इसको लिख लीजिए ऐसे 1000, और इसको 10 की पावर 3 रहने दीजिए ऊपर को, और नीचे ये यूनिट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0.287 तो गलत होगा? इसको सोल्व करके ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और ये 1000 है, इस 1000 को ऐसे लिख लो किलो, किलो मेगा गीगा बता तो रखा है किलो, और ये जूल एज इट इज बटे किलोग्राम केल्विन। तो आ नहीं गया? एक ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। जब किलोग्राम में हो तो पॉइंट आएगा, जब जूल में हो तो सिंपल आ जाएगा 287। आ जाओ आ जाओ, यहीं पे आ जाओ दोबारा से। एक तो यार ये साफ भी नहीं करते आप लोग। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो आप लोग तो खुद कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसे थोड़ी चलता है। पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे पेपर में। आ जाओ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अरे क्या